वेलकम टू सक्सेस प्रतिज्ञा। फ्रेंड्स, हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। आज हम पढ़ेंगे अपवाह तंत्र, जिसमें हम पहले देखेंगे गंगा नदी तंत्र। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गंगा नदी उदाहरण है। तो यह है पूर्ववर्ती अपवाह का, ऑप्शन ए करेक्ट है। गंगा नदी पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है पद्मा नाम से। गंगा नदी को बांग्लादेश में पुकारा जाता है पद्मा नाम से, ऑप्शन बी करेक्ट है। गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। तीसरा प्रश्न है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो अभी हमने पढ़ा पद्मा नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। चौथा प्रश्न है, बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा कहलाती है पद्मा, ऑप्शन ए करेक्ट है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन ए करेक्ट है। सुंदरबन डेल्टा भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। इसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदियों द्वारा हुआ है। इसका लगभग 2/3 भाग बांग्लादेश में तथा शेष भाग भारत में आता है। अगला प्रश्न है, कथन ए, गंगा बहुत प्रदूषित नदी है। कारण आर, जो नदी जितनी पवित्र होती है वो उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए सही है परंतु आर गलत है। यह सही है कि गंगा विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक है, लेकिन इसका कारण उसकी पवित्रता नहीं है। गंगा के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण शहरों का अशोधित प्रदूषकों को गंगा नदी में मिलाया जाना है। अगला प्रश्न है, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग 6000 मीटर तक होती है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ओल्डहम के अनुसार गंगा के जलोढ़ निक्षेपों की मोटाई 4000 से 6000 मीटर तथा ग्रेनिक के अनुसार 2000 मीटर है। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक, देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। दूसरा है, रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है। तीसरा है, अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। चौथा है, केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। तो 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत है। और दिए गए कूट में से ए ऑप्शन सही होगा, 1, 2, 3। व्याख्या देखते हैं। उपयुक्त कथनों का स्पष्टीकरण इस प्रकार है। एक, देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, अतः कथन एक सही है। दूसरा है, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है, अतः यह कथन भी सही है। तीसरा है, अलकनंदा नदी चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिले से होकर बहती है। चमोली जिले की नगर पंचायत बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर अवस्थित है, अतः कथन 3 सही है। 14, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक बद्रीनाथ में स्थापित है, न कि केदारनाथ में। आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल के रूप में केदारनाथ का महत्व है। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, अतः कथन 4 गलत है। अब नीचे है सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आयोग ने इसमें से किसी भी उत्तर को सही नहीं माना है। व्याख्या देखते हैं। प्रश्न में सूची 1 के अंतर्गत दिए गए स्थलों रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग एवं देवप्रयाग का मिलान सूची 2 में क्रमशः अलकनंदा मंदाकिनी, अलकनंदा पिंडार एवं भागीरथी अलकनंदा से हो रहा है, जबकि नंदप्रयाग और विष्णु गंगा मंदाकिनी में सुमेलन नहीं है। नंदप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम स्थल के लिए प्रसिद्ध है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी को माना था। तो विकल्प बी क्या है? रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी, नंदप्रयाग विष्णु गंगा मंदाकिनी, कर्णप्रयाग अलकनंदा पिंडार और देवप्रयाग भागीरथी अलकनंदा। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो ये अलकनंदा से संबंधित है। मंदाकिनी नदी चोराबाड़ी ताल से निकलती है। यह सोनप्रयाग में काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। बद्रीनाथ के दक्षिण में रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर यह अलकनंदा से मिलती है। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। तो पूर्वी धौली गंगा काली नदी की सहायक है। पूर्वी धौली गंगा काली नदी की सहायक है। पूर्वी धौली गंगा नदी काली नदी की सहायक नदी है। काली नदी लिपुलेख दर्रे के पास काला पानी से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में गोरी, कुथु, जंगती, सरजू, लोहावती, लधिया आदि हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं? तो मिलती है देवप्रयाग में, ऑप्शन ए करेक्ट है। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है।
इसी संगम स्थल के बाद से नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक माना जाता है। विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। 13वां प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? तो ये होता है देवप्रयाग में, ऑप्शन डी करेक्ट है। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती हैं? तो देवप्रयाग में बनाती हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है? तो ये है मंदाकिनी, ऑप्शन डी करेक्ट है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी मंदाकिनी है। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? ये अलकनंदा के किनारे स्थित है, ऑप्शन ए करेक्ट है। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, जबकि केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है गंगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। उपरोक्त प्रश्न में दी गई भारत की नदियों की वाह लंबाई इस प्रकार है: गंगा 2525 किलोमीटर, गोदावरी 1465 किलोमीटर, नर्मदा 1312 किलोमीटर, महानदी 851 किलोमीटर। अतः स्पष्ट है कि भारत की सबसे बड़ी वाह नदी गंगा है। 18वां प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु नदी लंबाई की दृष्टि से गंगा से अधिक है, परंतु इनका विस्तार भारत में अपेक्षाकृत कम है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी है, इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। ये याद रखिएगा, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं। भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से, ऑप्शन ए करेक्ट है। भागीरथी गंगोत्री से लगभग 18 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित करें? तो यह है गोमती, ऑप्शन सी करेक्ट है। गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र गोमतताल यानी फुलहर झील, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में है। यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में है। कथन ए, दिल्ली और आगरा के मध्य वर्षा के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। कारण आर है, यमुना असतत वाहिनी नदी है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। आर गलत है इसमें, यानी कि ए सही, आर गलत है, सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्नगत कारण आर गलत है क्योंकि यमुना एक सतत वाहिनी नदी है। इसका उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर है। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी के मृत हो जाने का कारण प्रदूषण है। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो रामगंगा नहीं है। रामगंगा गंगा की सहायक नदी है। रामगंगा नदी गंगा की सहायक नदी है, जबकि चंबल, बेतवा और केन यमुना की सहायक नदियाँ हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थान है, ऑप्शन बी करेक्ट है, बंदरपूर। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूर चोटी के पास से उद्गमित होती है। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो ये होगा सिंध, चंबल, बेतवा और केन, यानी कि 3, 4, 1 और 2। 3, 4, 1 और 2, तो ये ऑप्शन ए होगा, 3, 4, 1 और 2। यमुना नदी की सहायक नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में इस प्रकार है: चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल नदी मध्य प्रदेश में महू के निकट से निकलती है। यह नदी राजस्थान के सवाई माधोपुर और धौलपुर से होते हुए अंत में यमुना में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? यह है सोन। विकल्प में दी गई मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में सोन गंगा की सहायिका है, जबकि केन, बेतवा और चंबल यमुना की सहायक नदियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? तो बेतवा नहीं मिलती है। बेतवा यमुना की सहायक है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला से समुद्र तल से 576 मीटर की ऊंचाई से रायसेन जिले से निकलती है। यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिलती है। शेष नदियाँ चंबल से मिलती हैं। बेतवा नदी निकलती है विंध्यन पहाड़ियों से, ऑप्शन सी करेक्ट है। बेतवा नदी मिलती है यमुना से, ऑप्शन बी करेक्ट है। इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? यह है सी, सोन। अमरकंटक के पठार से निकलने वाली सोन गंगा के दक्षिणी तट यानी कि दाहिने तट की मुख्य सहायिका है, जो पठार के किनारे पर जलप्रपातों की एक श्रृंखला बनाते हुए उत्तर दिशा की ओर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? तो यह है डी, सोन। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? तो ये करती है कैमूर की पहाड़ी, ऑप्शन बी करेक्ट है। यमुना और सोन नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य कैमूर श्रेणी करती है। सोन नदी प्रायद्वीपीय भारत में आने वाली गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। कैमूर श्रेणी सोन नदी के उत्तर पश्चिम सीमा का निर्धारण करती है। यह पटना के निकट गंगा से मिलती है। यमुना और सोन के बीच में जल विभाजक कौन है? कैमूर।
निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो दिए गए ऑप्शन के आधार पर बी सही होगा। दिए गए विकल्पों में सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। महानंदा 202.285 वर्ग किलोमीटर, सोन 70,055 वर्ग किलोमीटर, रामगंगा 30,811.48 वर्ग किलोमीटर, गंडक 45,731 वर्ग किलोमीटर। उपरोक्त तथ्य भारतीय जल संसाधन सूचना प्रणाली के आधार पर है। अगला प्रश्न, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? तो ये है बंगाल डेल्टा का। दो हिमालयी नदियाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र एक गैर हिमालयी नदी मेघना के साथ मिलकर विश्व के सर्वाधिक वृहद डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा या बंगाल डेल्टा के नाम से जाना जाता है। इसे दो भागों में पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा और पूर्वी सक्रिय मेघना डेल्टा मैदान में विभाजित किया जाता है। पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा को पुनः तीन उपभागों मोरीबंद डेल्टा, प्रौढ़ डेल्टा और ज्वार सक्रिय डेल्टा में विभक्त किया गया है। मोरीबंद डेल्टा को यह नाम बागची द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। उत्तरी कोयल झारखंड में बहने वाली एक नदी है जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। यह सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है। सोन नदी दक्षिणी भाग से गंगा नदी में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी और सबसे पहली कौन सी होगी? यमुना सहायक नदी है जो पटना के पास गंगा मिलती है। दक्षिणी कोयल नदी झारखंड व ओडिशा में प्रवाहित होती है। दक्षिणी कोयल नदी उत्तरी कारो नदी के साथ मिलकर कोयल नदी के रूप में प्रवाहित होती है, जो ओडिशा के राउरकेला के पास शंख नदी में से मिलकर ब्राह्मणी नदी के नाम से प्रवाहित होती है। बराकर नदी दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है, जो झारखंड के कोडरमा पठार से निकलकर हजारीबाग से होते हुए दामोदर में मिलती है। दामोदर निचली गंगा बेसिन में हुगली नदी से मिलती है। दामोदर नदी बेसिन गंगा नदी बेसिन का उपबेसिन है। इस प्रकार बराकर और उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी की उपनदियां हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ई है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या 12 है। तो ये बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। बिहार राज्य के 12 जिले गंगा नदी के तट पर अवस्थित है, जिसमें सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर व कटिहार शामिल है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो ये है पटना में, ऑप्शन सी करेक्ट है। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है, जिनमें गंगा की सर्वाधिक लंबाई पटना में है। दूसरे स्थान पर भागलपुर आता है, जहाँ गंगा नदी की लंबाई 97 किलोमीटर है और पटना में 99 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो ये है डी, जोक नदी। जोक नदी महानदी बेसिन का हिस्सा है, जो कि महानदी की सहायक नदी है, जो भारत के ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। पुनपुन, अजय एवं जलांगी नदी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। पुनपुन नदी का प्रवाह झारखंड एवं बिहार में, अजय नदी का प्रवाह झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में तथा जलांगी नदी का प्रवाह पश्चिम बंगाल में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? तो गंडक नहीं होती, ऑप्शन सी करेक्ट है। गंडक नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है। यह नदी नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है तथा सोनपुर पटना के निकट गंगा से मिल जाती है। सोन, हिंडन एवं शारदा नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ ये चैप्टर खत्म हुआ। अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। पहला प्रश्न है, तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियाँ अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणी से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्यों बनता है? तो ये बनता है भूवैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियाँ अपने उत्तरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश से पूर्व एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न भूवैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण है। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तीसरा प्रश्न है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। तीनों तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है, तो ऑप्शन डी होगा। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में ही स्थित है। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बराक, लोहित, सुबनसिरी उपयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश में होकर बहती है? तो ऑप्शन बी होगा, केवल 2 और 3। लोहित, सुबनसिरी नदियाँ अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है, जबकि बराक नदी मणिपुर पहाड़ी से निकलकर
मणिपुर, मिजोरम तथा असम में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो यह है ब्रह्मपुत्र की, ऑप्शन डी करेक्ट है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सांगपो के नाम से जानी जाती है, ऑप्शन डी करेक्ट है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो या सापू के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है तिब्बत, बांग्लादेश और भारत, ऑप्शन ए होगा। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र तिब्बत, चाइना, बांग्लादेश और भारत है। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियां हैं? तो इसमें से दिबांग, कामेंग और लोहित, ये तीनों ही ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की द्वारा प्रश्नागत तीनों नदियों की सूचना निम्नानुसार प्रदत्त है। दिबांग अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी जिले में प्रवाहित होती है, ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां हैं। कामेंग अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में पूर्वी हिमालय पहाड़ियों से उद्गमित यह नदी अरुणाचल प्रदेश में कामेंग नाम से तथा असम में जिया भरेली नाम से जाना जाता है। यह भी ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। और लोहित पूर्वी तिब्बत में जयालचू पर्वत श्रेणी से उद्गमित यह नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। उग्र एवं अनियंत्रित यह नदी खून की नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो लोहित नदी को और किस नाम से जानते हैं? खून की नदी। और कामेंग को असम में जानते हैं जिया भरेली के नाम से। 9वां प्रश्न है, तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी कि केवल 2। तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम स्थित खांगजुम छो हिमनदीय झील से छोम्बो छू नदी के रूप में 5280 मीटर की ऊंचाई से होती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल पश्चिमी तिब्बत में आंगसी हिमनद है, इस प्रकार कथन ए गलत है। रंगित नदी का उद्गम सिक्किम में होता है, यह नदी तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है, इस प्रकार कथन 2 सही है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी भारत के सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होती हुई बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिलती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इस प्रकार 3 गलत है, अतः विकल्प बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु की एक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों का उद्गम तिब्बत का पठार है। 11वां प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और कारण आर है, नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ए और आर दोनों ही सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है, यही सही उत्तर होगा। ऐतिहासिक रूप से तीस्ता नदी गंगा नदी प्रणाली का अंग थी तथा दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए लगभग 1787 ईस्वी में आई बाढ़ के पश्चात इसने अपना मार्ग बदल लिया और दक्षिण पूर्व की ओर विस्थापित होकर ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में शामिल हो गई। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रम है जिसके द्वारा एक प्रबल नदी अपने शीर्ष की ओर अधिक अपरदन करके अपने समीप प्रवाहित होने वाली अन्य नदी के जल को अपनी धारा में मिला लेती है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे दक्षिण भारत की नदियाँ। यहाँ ये वीडियो ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।